हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक बार फिर से आपका स्टडी विद रीटा सैनी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा एक नया टॉपिक हमने उठाया। जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स के हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए जो कि आपका सीएटी मेंस का जो कॉमन ग्रुप में यानी कि 56-57 ग्रुप में आने उसका हम सिलेबस डिस्कस करें बेसिकली। तो उसका जो है इकोनॉमिक्स का पार्ट हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट किया है, वो हमारी रहेगी इंश्योरेंस। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम पे चैनल को विजिट कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपको चीजें अच्छी लग रही, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब, ताकि एक टीचर को भी जो आपके लिए थोड़ा सा एफर्ट डाल रहा है उसको भी एक मोटिवेशन मिल जाए। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाता, बट सामने वाले को एक मोटिवेशन हो जाता है कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं। चलिए देन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें से डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता है कि एचएसएससी ज्यादा जो घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछता, डायरेक्ट जो आपकी सन वगैरह पूछी जाएगी, तो आई होप सो इसमें से 1 और 2 मार्क्स आपका जो है बन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको दे रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस। हमें सबसे पहले ये समझना कि इंश्योरेंस होता क्या है। इंश्योरेंस फ्रेंड्स क्या होता है, अगर बेसिकली हम बात करें तो जैसे आपको पता है कि एक क्या होता है जिसको हम बोल देते हैं बीमा। इंश्योरेंस का मतलब हम कहें तो क्या बोल दिया जाता है, बीमा। ठीक है। और एक होता है बीमा करने वाला और एक होता है जिसका बीमा किया जाता है। तो जो बीमा करने वाला होता है जिसे हम बोल देते हैं बीमा करता, यानी कि जो कंपनी होती है उसे क्या बोल दिया जाएगा, बीमा करता। और एक जो व्यक्ति है, अब देखो कोई भी पर्सन है, हमने मान लिया कि आपका राम है, ठीक है, राम हमने एक व्यक्ति मान लिया। इसे क्या है, इसे ये डर रहता है कि कल को इसे कुछ भी हो जाए या कुछ भी जो मिस हैपनिंग हो जाए, तो इसके जो भी डिपेंडेंट है, मतलब जो भी इसके मान लिया इसकी वाइफ है, इसके बच्चे हैं, ठीक है, या आप कह सकते हो इसके पेरेंट हैं, तो ये इसके ऊपर डिपेंड है। तो ये सोचता है कि कल को एक्सीडेंटली या कुछ भी रीजन बिंग से इसको कुछ भी हो जाए, तो क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, किसी को कुछ नहीं पता, तो वो यही सोचता है कि इनका जो है मेरे जाने के बाद क्या होगा, क्या रहेगा। तो इस केस में उस रिस्क से बचने के लिए, ठीक है, उस रिस्क से बचने के लिए फ्रेंड्स ये क्या करता है, एक पॉलिसी लेता है, एक योजना लेता है, जिसको हम बोलते हैं, वो जाता है बीमा कंपनी के पास, जिसको बोल दिया जाता है बीमा करता। और वो उसे क्या करता है कि कुछ अमाउंट पेड करता है एनुअली, या जो भी टर्म और कंडीशन रहेगी, और इसे बोलता है कि आप मेरा रिस्क बियर करो, यानी कि अगर मुझे कुछ भी हो जाएगा तो मेरे जो पीछे हैं उनका आप क्या करोगे, कुछ कंपनसेशन की फॉर्म में दे दिया जाएगा उनको। तो ये आपका एक बीमा का कॉन्सेप्ट अगर आप समझो तो नॉर्मली सभी को पता होता है ये। तो वही है कि ये जो अब उस रिस्क को उठाने के लिए, उस जोखिम को, अब देखिए बीमाकर्ता ने क्या किया है, वो जोखिम को वहन करेगी, जोखिम को उठाएगी। तो वो जोखिम फ्री में तो करेगी नहीं, उठाएगी नहीं, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, जो जिसका बीमा किया गया है, जिसको बोलेंगे बीमित, तो बीमित व्यक्ति क्या करेगा, प्रीमियम की पेमेंट करेगा, ठीक है, जिसको हम इंस्टॉलमेंट में पेड करते हैं। और फिर जैसे भी पॉलिसी, काफी सारी स्कीम्स होती है, जैसी वो पॉलिसी लेगा, जितना वो रिस्क उठाएगा, जिस सारी सिचुएशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा बीमा करता जो है, इसके कुछ होने पे या ना होने पे, वो भी आपके अलग अलग पॉलिसी होती है, कुछ में पहले अमाउंट भी मिल जाती है, अगर उसकी डेथ नहीं होती या कुछ भी नहीं होता तो भी उसे जो है टोटल अमाउंट मिल जाती है। अगर हो जाता है, मान लिया इसने 2 या 3 किस्तें पेड करी हैं और उसके बाद इसकी डेथ हो जाती, तो उस केस में भी बीमा करता या बीमा कंपनी जो रहेगी, जितने इसने अमाउंट की पॉलिसी ले रखी, वो टोटल अमाउंट क्या करेगी, इसके जो उत्तराधिकारी हैं या इसके जो डिपेंडेंट हैं उनको ये दे देगी। तो ये होता है बेसिकली हमारा इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट। अब इंश्योरेंस में भी जनरली हम बात करें तो 2 टाइप्स के इंश्योरेंस आपके होते हैं। एक आपका होता है लाइफ इंश्योरेंस, अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो मैंने किसका दिया है, लाइफ इंश्योरेंस का दिया है। और दूसरा होता है जर्नल इंश्योरेंस, ठीक है, दूसरा होता है जर्नल इंश्योरेंस, जो एक व्यक्ति का किया जाएगा, ठीक है, ह्यूमन बींग का किया जाएगा, वो लाइफ वाला हो जाता है। और लाइफ कर छोड़कर बाकी जो भी सारे रिस्क हैं
जैसे आप सभी को पता होगा कि जो हम कोई भी व्हीकल लेते हैं तो उसके साथ में आपको इंश्योरेंस करवाना होता है, वो थर्ड पार्टी का रिस्क का ले रखा है, वो पॉलिसी पे डिपेंड रहेगा कैसा आपने ले रखा है। तो वही सेम कि आपका फायर से है, मैरिन से, मतलब आग लगने के कारण कोई लॉस हो जाए, बिजनेसमैन वैसे भी बीमे लेते हैं, कोई आप समुद्र के थ्रू कुछ भी माल जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हो तो उसका भी बीमा लिया जाता है, उसको बोल दिया जाता है मैरिन इंश्योरेंस। तो बाकी जितने भी बीमा हैं लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर, एक व्यक्ति की लाइफ को छोड़कर, बाकी सारे किसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, चाहे वो अग्नि बीमा है, चाहे वो समुद्री बीमा है, वो सारे आपके किसके आ जाएंगे, या व्हीकल का वाहन बीमा बोल देते हो, वो सारे आपके किसके आ जाएंगे, जर्नल इंश्योरेंस में। ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट होता है। चलिए देन हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की कि कब क्या कैसे कुछ आया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, फिर फ्रेंड्स एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको लगता है डेफिनेटली यहाँ से आपका जो 2 मार्क्स है वो कवर हो जाएंगे जहां तक मुझे एस्टिमेशन है। तो अगर आपको लगता है कि इस जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है वो कंटिन्यू रहे, तो आपको चीज़ें जो है कंटेंट कैसा लग रहा है उसके बारे में भी सजेशन डालिएगा। किसी अगर स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो उस पर भी आप डाल सकते हो कमेंट। और कैसा आपको लग रहा है सीरीज से वो आप मुझे ज़रूर अपनी जो राय है वो सजेशन में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल को वही सेम चीज़ कि आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करें कि हिस्ट्री की, तो लाइफ इंश्योरेंस के हमने सबसे पहले उठाया। मैंने आपको बेसिकली बताया कि 2 तरह का रहेगा, एक लाइफ का होता है, एक जो बाकी चीजों का रहेगा वो आपका रहता है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 18 सेंचुरी के अंदर, जैसे आपको पता है कि आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके बाद 18 सेंचुरी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट हुई या स्थापना हुई, उसके बाद आपका बीमा का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है। और अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि फर्स्ट बीमा, डायरेक्ट क्वेश्चन डाले हुए मैंने कि कब क्या चीजें हुई थी, कब क्या आया था और कब क्या नहीं आया था, तो फर्स्ट बीमा कंपनी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि फर्स्ट बीमा कंपनी आपकी कौन सी थी और उसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना फर्स्ट बीमा कंपनी थी, उसकी स्थापना हुई थी हमारा 1818 में, 1818 के अंदर। और अगर उसका पूछा जाए आपसे नाम, तो याद रखना ओरिएंटल जीमा बीमा कंपनी। ठीक है, ओरिएंटल जीवन बीमा कंपनी थी ये। अब ये ध्यान रखिए, अब ये लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं करा, नॉर्मल इंश्योरेंस बोला है कि फर्स्ट बीमा कंपनी जो थी आपकी 1818 में आई, और जिसका अगर नाम पूछा जाए तो याद रखना आपको ओरिएंटल जीवन बीमा कंपनी थी। फिर ये कहता है इसके बाद 1818 के बाद नेक्स्ट आपकी आती है 1823 के अंदर 1823 में, जिसका नाम था बम्बई जीवन बीमा कंपनी। और इसने क्या किया, ये जो इंश्योरेंस करती थी, इसने 2 या 3 साल का, ठीक है, जो इंश्योरेंस किया वो 2 या 3 साल का आप कहोगे, और जीवन बीमा करके अपना बिजनेस जो स्टार्ट किया। यानी कि बम्बई जीवन बीमा कंपनी ने, उसने फर्स्ट टाइम पे ये कह रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट किया था 1823 के अंदर। और ये जो बीमा करती थी वो 2 या 3 साल के बाद, मतलब 2 या 3 साल के लिए ही करती थी बेसिकली। अब इसके बाद क्या हुआ, फिर आपका 1823 के बाद 1829 के अंदर एक नई कंपनी आई जिसका नाम था मद्रास इक्विटेबल कंपनी। ठीक है, ये आपके एग्जिस्टेंस में आई। अगर पूछा जाए कि मद्रास इक्विटेबल जो कंपनी है वो कब आपकी स्थापना हुई थी, तो याद रखना आपको 1829 में। और फिर आपको पता है कि कोई भी अगर चीज आती है तो उसको रेगुलेट करने के लिए, आपको नियंत्रित करने के लिए, या उसके जो भी रूल रेगुलेशन है उस पे फंक्शनिंग करने के लिए कोई ना कोई अधिनियम बनाया जाता है। तो वो अगर हम बात करें तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। 1870 में एक बीमा अधिनियम जो है वो लागू किया गया। पूछा जाए कि सबसे पहले बीमा अधिनियम कब आया था, तो याद रखना 1870 के अंतर्गत जो है आपका एक बीमा अधिनियम लागू किया गया। और उसके बाद ही म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस जो सोसाइटी है, ठीक है, म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी ने फर्स्ट टाइम पे प्रथम जीवन बीमा कंपनी, अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम, अब देखो पहले भी बताया था मैंने ओरिएंटल वाला, बट वो जीवन बीमा कंपनी नहीं थी, और ये क्या थी आपकी फर्स्ट, आप कहोगे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की। और किसने की थी, तो म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी ने की थी। और कब की थी आपको याद रखना है, जब आपका अधिनियम आया था 1870 में, उसके बाद। अब ये देखिए क्या होता है, ये कहता है कि भारत में जीवन बीमा व्यवसाय को नियंत्रित करने के लिए, अगर पूछ लिया जाए इंडिया के अंदर जो है पहला वैधानिक, वैधानिक तो समझते हो कि लीगली जो चीज होती है उसको वैधानिक या स्टैच्यूरी बोल देते हैं हम। तो अगर पूछा जाए भारत में
जीवन बीमा व्यवसाय को कंट्रोल करने के लिए पहला वैधानिक मापदंड कब आरंभ हुआ या कैसे हुआ? तो याद रखना है, पहला वैधानिक मापदंड है तब आरंभ हुआ जब सरकार ने भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम 1912 में स्टार्ट किया। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम कब आया, तो भारतीय जीवन बीमा कंपनी, अब चीजों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है वो आप देखते जाइएगा। यहाँ पर क्या बोला है, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, तो भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम जो है वो आपका 1912 के अंदर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद जब 1912 में ये हो गया तो 1928 में, अब ये आने के बाद जब ये भी जो आपका अधिनियम आ गया, भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम 1912 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद 1928 में 1928 में बीमा कंपनी अधिनियम लागू हुआ। आया था ये 1912 में, लेकिन ये अगर पूछा जाए लागू कब हुआ था, स्टार्टिंग हुई, यानी कि आप बोलते हैं ना कि कोई चीज आने से ही लागू नहीं हो जाती, तो 1912 में ये स्टार्ट हुआ था, बट ये लागू हुआ आपका 1928 में। और इसके आने के बाद क्या बेनिफिट हुआ, इसके आने के बाद सरकार को ये अधिकार मिल गया, ये राइट मिल गया कि भारत में जितने भी बीमा करता है, चाहे वो आपके इंडिया के ही हो चाहे वो विदेशी हो, और जिसमें आपका जो दूरदर्शी समाज है उसको भी शामिल कर लिया गया था, यानी कि उसकी वो क्या कर सकती थी, सारी स्टैटिकल इंफॉर्मेशन ले सकती थी। जितना भी उन्होंने बिजनेस किया है, जितना भी उन्होंने व्यवसाय किया है, चाहे वो आपका लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई बीमा किया है, चाहे वो आपका अदर आपका आ जाएगा गैर जीवन बीमा जो व्यवसाय किया है। तो 1928 में जब ये बीमा कंपनी अधिनियम लागू हुआ तो उसके बाद गवर्नमेंट को आपको हो गया एक अधिकार या राइट मिल गया, जिसकी वजह से वो जितने भी जो है आपका, चाहे वो फॉरेन वाले हो बीमा करता है जिसको बोल देते हैं, या आपके ही इंडिया के हो, तो उन्होंने जितना टोटल बीमा किया था, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस वाला क्या था, चाहे वो अदर वाला गैर जीवन बीमा, उन सब की वो क्या ले सकती थी, संख्या की सूचना, यानी कि कितना बीमा करवाया है, तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को लेने का राइट इसको 1928 में मिला था। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट पे, तो ये कहता है 1938 के अंदर क्या हुआ, 1938 में इस अधिनियम को समाप्त करके संशोधित रूप से बीमा अधिनियम को समाप्त कर के संशोधित रूप में बीमा अधिनियम लागू किया। मतलब वही है कि पहले वाले को खत्म कर दिया गया 1938 में, जो पहले वाला था उसको खत्म कर दिया गया और एक नया अमेंडमेंट संशोधित रूप में बीमा अधिनियम लागू किया गया 1938 में, पहले वाले को अमेंड करके। और इस एक्ट में क्या हुआ, इस एक्ट में जो भी आपके थे, पहले वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ले सकती थी 1928 के अकॉर्डिंग, और 1938 में जब इसे संशोधित किया गया उसके बाद क्या हुआ, जो भी बीमा करता था, जो भी सारी बीमा कंपनियां थी जिसको बोल सकते हैं हम बीमा करता हूं, उन सब की एक्टिविटी को नियंत्रित करने के लिए इसमें क्या डाले गए, आपके रूल रेगुलेशन प्रावधान या प्रोविजन आप कह सकते हो, तो उनको शामिल किया गया। जो भी आपका अधिनियम बना उसमें संशोधित किया गया, बना आपका देखिए 1928 के अंदर, फिर उसको संशोधित किया गया 1938 में, और 1928 वाले में सिर्फ क्या था, वो इंफॉर्मेशन ले सकती थी, राइट, जो सरकार है, ठीक है। और 1938 वाले में क्या हुआ, उनके सारे काम को कंट्रोल करने का, सारी फंक्शनिंग को नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का अधिकार जो है वो उसमें चीजें डाली गई। अब देखिए 1950 में क्या हुआ, अधिनियम में एक और अमेंडमेंट किया गया, जितनी भी आपकी एजेंसियां थी उन सबको खत्म कर दिया गया, ठीक है, जो जो मेन मेन एजेंसियां थी, मुख्य एजेंसियां, उनको खत्म कर दिया गया। और एट द एंड फिर क्या हुआ, 1956 में 1956 में भारतीय सरकार ने एक जो है नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें उसने बोला कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उनका राष्ट्रीयकरण करने के लिए बोला, ठीक है। राष्ट्रीयकरण होता है नेशनलाइजेशन, मतलब वो सरकारी बन जाएगी। नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण क्या होता है कि जिसके अंदर ओनरशिप है वो किसके पास चली जाएगी, गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि कब जो है कंपनियों का इंडियन गवर्नमेंट ने जो बीमा कंपनियां हैं उनसे उनके राष्ट्रीयकरण का या नेशनलाइजेशन का नोटिस जारी किया, तो आपको याद रखना है 1956 में। और उसी टाइम पे जब ये आपका घोषणा की गई, उसी के बाद जो है, इसी के रिजल्ट से या इसी के परिणाम स्वरूप आपकी जो हम सुनते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, निगम मतलब क्या होता है, कंपनी या कॉरपोरेशन, ठीक है। तो भारतीय जीवन बीमा कंपनी आपकी अस्तित्व में या एग्जिस्टेंस में आई, तो याद रखना कब आई थी, 1956 में।
तो 1956 में आपकी क्या आई, भारतीय जीवन बीमा कंपनी फर्स्ट टाइम आपका हो गया, इसका अस्तित्व आया। और उस टाइम पे क्या थे, टोटल 245 बीमा करता भारतीय जीवन बीमा जो ये कंपनी थी उसके अंदर आपका वर्किंग में थे या सम्मिलित थे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, इन सब की कोई भी इंश्योरेंस जो होता है या कोई भी आपका, चाहे वो लाइफ का हो चाहे वो अदर, इन सब के रेगुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे मेन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक्ट आया जिसको हम बोल देते हैं। और ये आपको दोनों ही चीज याद रखनी, पहली बात ये आया कब था तो याद रखना 2000 के अंदर, और इसका नाम क्या था तो इराडा बोल देते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एसोसिएशन आपका इसका नाम हो जाएगा। तो इराडा की स्थापना की गई, जिसमें क्या हुआ, और उसी वर्ष जिस टाइम पे इराडा की जो स्थापना की गई इसके बाद ही क्या हो जाएगा, जो रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी आई उसी के टाइम पे जो प्राइवेट थे, पहले अभी बोला ना हमने सारी जो गवर्नमेंट वाले ही नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, तो उसी साल में प्राइवेट बीमा करता जो है वो भी मार्केट के अंदर आए। जब आपका इराडा आया 2000 में, तभी जो है प्राइवेट इंश्योरेंस करने वाले वो भी आपके जो है मार्केट में आए थे। अब अगर पूछ लिया जाए उस टाइम पे क्या है, फॉरेनर वालों को भी परमिशन दी, और फॉरेनर वाले जो है वो कितने परसेंट तक उनकी परमिशन को एक्सेप्ट किया गया, तो विदेशी कंपनियों की 26% जो है स्वामित्व बीमा के काम के अंदर आपका, जो आपको पता ही होगा FDI पढ़ते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या कैसे दूसरी कंपनी जो है या दूसरे देश की कंपनी आपके देश में निवेश कर सकती है, तो याद रखना वो आपका FDI हो जाएगा। तो उसमें उसने बोला है कि जो फॉरेन की कंपनी थी वो भी आपका बीमा के व्यवसाय में भाग लेने लगी, और उसके लिए उनकी ओनरशिप को कितना एक्सेप्ट किया गया, 26% या 26% जो है वो स्वीकार किया। अब जैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस की हिस्ट्री पढ़ी है वैसे ही हमारी होती है जर्नल इंश्योरेंस। पहली बात तो वही कि जर्नल इंश्योरेंस होता क्या है, तो मैंने बोला लाइफ को छोड़कर बाकी जितने भी चीजों का जोखिम होता है वो आपका किस में आ जाता है, जर्नल इंश्योरेंस में आ जाएगा। जैसे आपका समुद्री बीमा है, अग्नि बीमा है, ठीक है, या व्हीकल बीमा आपका आ जाता है। तो जैसे आपको पता ही होगा व्हीकल बीमा का सभी को पता है, व्हीकल बीमा में क्या होता है कि अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है और उसके रीजन भी, या तो जो आपने गाड़ी का ले रखा है, जिस भी चीज का ले रखा है, उसको कोई लॉस हो जाता है तो वो आपको पेमेंट मिलती है, या फिर आपने थर्ड पार्टी का ले रखा तो आपके एक्सीडेंट से सामने वाले की किसी को कुछ भी जो है लाइफ का लॉस हो जाता है या कुछ भी लॉस हो जाता है, वो कौन करेगी, बीमा करता कंपनी करेगी। ऐसे ही अगर आपने अग्नि बीमा ले रखा तो अग्नि के कारण जो भी लॉस हुआ होगा उसका कौन करेगी, बीमा कंपनी। बीमा करने वाला क्या होता है, बीमा करता, और जिसका बीमा किया जाएगा उसे क्या बोल दिया जाता है, बीमित व्यक्ति। अब देखिए जनरल इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो जनरल इंश्योरेंस की हिस्ट्री आपकी कब स्टार्ट होती है, वो आपकी होती है 17वीं सेंचुरी में या 17वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर जो है ये कहता है प्रारंभिक जो सामान्य बीमा था वो पश्चिम में हुई, पश्चिम के अंदर आपकी जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके कारण जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत किसके रीजन बिंग हुई है, ये बोल रहा है कि समुद्री व्यापार में जो भी आपके लॉसेस हुई थी उन हानियों को, समुद्री व्यापार में जैसे आप जो है मैरिन के थ्रू कोई भी चीज भेजते थे तो वो कुछ भी होने की रीजन बिंग वो डूब जाती थी या सामान नहीं पहुंचाता, तो उसके कारण बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके लॉसेस होते थे, हानियां होती थी। तो उन हानियों को पूरा करने के लिए उस टाइम पे एक वर्ड यूज किया जाता था। अब तो इंश्योरेंस होने लगा, पहले जो है ये जो लॉस था उसके लिए बॉन्ड वर्ड यूज किया जाता था, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि किसके कारण हुई थी तो आपको याद रखना सबसे पहले जो समुद्री व्यापार था उसमें जो लॉसेस होते थे उसके रीजन बिंग हुई थी सब। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका आता है 1666 में, 1666 में आपका अग्नि बीमा है वो आपका स्टार्ट किया गया, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए जो है आपका अग्नि बीमा कब स्टार्ट किया तो 1666 में। और ये किसके रीजन बिंग हुआ था तो याद रखना जब इंग्लैंड में 1666 में क्या हुआ, इंग्लैंड के अंदर जो है काफी भयानक आपकी आग लगी थी, और उसके रीजन बिंग वहां का 85% जो थे वो घर जलकर राख बन गए थे। तब क्या किया गया था, आपका अग्नि बीमा का कॉन्सेप्ट जो है आया था। और जो आपके निकोलस थे, निकोलस बार्बन थे, और उसके 11 जो सहयोगी थे या आप बोलोगे उसके सहायक थे, उन्होंने पहली बार अग्नि बीमा कंपनी जो है उसकी स्थापना करी थी, ठीक है। तो आपको याद रखना निकोलस बार्बन ने, उसके 11 सहयोगियों ने फर्स्ट टाइम पे अग्नि बीमा कंपनी की स्थापना करी थी। फिर ये कहता है कि 19वीं शताब्दी में दुर्घटना, अगर पूछ लिया जाए एक्सीडेंटल बीमा तो आपका 19 सेंचुरी में आ जाएगा कि 19 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। अभी देखो ये कहता है 1848 में, फिर 1888 में इंग्लैंड में नवनिर्मित रेलवे प्रणाली से,
ठीक है, रेलवे के कारण भी कुछ लॉस हुआ। नवनिर्मित रेलवे प्रणाली में होने वाली हानियों को पूरा करने के लिए रेल यात्री बीमा कंपनी की स्थापना की गई। तो पूछ लिया जाए अगर आपसे रेल यात्री बीमा कंपनी की, तो सन आपको जरूर याद रखनी। रेल यात्री बीमा कंपनी की स्टार्टिंग कब हुई थी? 1848 में। और कहाँ से हुई थी? वो आपकी इंग्लैंड से हुई थी, क्योंकि वहां पे उसकी जो नवनिर्मित थी ये आपकी, उसके अंदर काफी सारा लॉसेस हुआ था। उस लॉसेस के बियर करने के लिए आपकी आई थी कॉन्सेप्ट में। तो 1848 में आपका रहेगा रेलवे यात्री बीमा कंपनी की स्थापना। फिर क्या हुआ? 19 जो है सेंचुरी थी या 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय बीमा योजना प्रारंभ हुई। ठीक है, राष्ट्रीय बीमा योजना। और इसको स्टार्ट किसने किया? जो आपकी पश्चिमी देशों की गवर्नमेंट थी उसने स्टार्ट किया। और ये बेसिकली किस लिए आया था? तो ये आया था जो भी आपकी पुरानी थी या बीमार बीमा कंपनियां थी उनकी कमी को पूरा करने के लिए। स्कीम का नाम है राष्ट्रीय बीमा योजना। स्टार्ट किसने की थी? वेस्टर्न की जो गवर्नमेंट उन्होंने। और ये क्या रुघण या पुरानी बीमा कंपनी कौन सी होती? जो काफी टाइम से लॉस बियर कर रही हो। लंबे टाइम तक अगर कोई भी कंपनी लॉसेस बियर कर रही है, उसे प्रॉफिट नहीं हो रहे, तो उसे रुघण कंपनी बोल दिया जाता है। तो ये आपका क्या था? उनकी कमी को पूरा करने के लिए आई थी। अब देखिए, अब ये कहता है पहली जो अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन के अंदर, पहली कंपनी कलकत्ता की दिटान बीमा कंपनी थी, जिसने 1850 में अपना जो जनरल इंश्योरेंस का काम था उसको शुरू किया था। ठीक है, तो पहली अपनी इंडिया की है ये, कलकत्ता की है दिटान बीमा कंपनी। और 1850 में इन्होंने जो है स्टार्ट किया था अपना व्यवसाय। और अगर इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो ये भी आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिशों ने ही स्थापना इसकी करी थी। आपको पता है उस टाइम पे हम जो थे फ्रीडम नहीं थी हमारी। तो सभी प्रकार के सामान्य बीमा व्यवसाय को करने के लिए भारतीय मर्केंटाइल बीमा लिमिटेड की स्थापना। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कि सारे जो जनरल इंश्योरेंस थे वो सारे सामान्य व्यवसाय को करने के लिए भारतीय मर्केंटाइल बीमा लिमिटेड की स्थापना अगर पूछी जाए कब की गई थी, तो 1907 के अंदर। जो सब तरह के क्या कर सकती थी? जनरल। पहले देखो कोई रेलवे का अलग कर रहा था, ठीक है, समुद्र वाला अलग था, अग्नि वाला अलग था। अब इसने क्या किया? 1907 में भारतीय मर्केंटाइल बीमा लिमिटेड की स्थापना की 1907 में। और उसने क्या किया? सारे जो इंश्योरेंस थे वो इसके अंदर आपके आ गए। इसके बाद ये कहता है कि 1957 के अंदर क्या हुई? सामान्य बीमा समिति की अगर पूछ लिया जाए कि सामान्य बीमा कंपनी समिति की स्थापना कब की गई, तो याद रखना 1957 में या 1957 के अंदर सामान्य बीमा समिति जो है उसकी स्थापना हुई, ताकि जो भी आपकी व्यावसायिक नीतियां हैं, जो भी जो कहोगे इंश्योरेंस से पॉलिसी यानी कि इंश्योरेंस व्यवसाय की जो भी पॉलिसी या बीमा व्यवसाय की जो भी पॉलिसी है उनको नियंत्रित करने के लिए, उनको फिक्स करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए आपकी समिति बनाई गई। और 1957 में ये बनाई गई, जिसका नाम आपको पता ही है सामान्य बीमा समिति, क्योंकि सामान्य बीमा से रिलेटेड थी तो सामान्य बीमा समिति हो जाएगा। फिर क्या हुआ? इसके अंदर जब भी कोई चीज आती है 1957 में ये आई, उसके बाद क्या होते हैं? उसमें कुछ ना कुछ संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं। तो उसके बाद 1968 में बीमा अधिनियम में संशोधन किया गया, ताकि निवेशी व न्यूनतम शोधन क्षमता सीमाओं को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, जो भी पैसा, न्यूनतम शोधन क्षमता क्या होती है कि आपकी कितनी पेइंग कैपेसिटी है, शोधन क्षमता होता है आप दायित्व को कितना पूरा कर सकते हो। कि ऐसा नहीं कि आपने 1 करोड़ का बीमा करवा लिया और फिर आप 2 दिन बाद उस पर्सन की डेथ हो जाए, तो ऐसे तो कंपनियां लॉस में ही चलती रहेगी ना। तो उन्होंने फिक्स कर दिया कि जो भी निवेश है, निवेश भी फिक्स कर दिया कितना करवाया जा सकता है, ताकि निवेशों को और कंपनी कितना मिनिमम पेड करेगी। ठीक है, कोई भी अगर लॉस हो जाता है तो कंपनी उस केस में कितनी अमाउंट तक, कितनी राशि तक पेड करेगी, उसे बोल दिया जाता है न्यूनतम शोधन क्षमता। उन सीमाओं को या उन लिमिटेशन को नियंत्रित किया जा सके, इसके लिए क्या आया? 1968 के अंदर जो आपका था बीमा अधिनियम पहले से, उस बीमा अधिनियम में संशोधन किया गया। ठीक है, फिर 1972 के अंदर क्या हुआ? जो सामान्य बीमा कंपनी थी उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर पूछ लिया जाए आपसे, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी या सामान्य बीमा कंपनी, उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो याद रखना 1972 के अंदर आपका जो है उसका क्या किया गया था? इंश्योरेंस किया गया था। और जिसके रिजल्ट से या परिणाम स्वरूप भारतीय सामान्य बीमा निगम की स्थापना हुई।
तो अगर पूछ लिया जाए सामान्य बीमा जो था आपका निगम या कंपनी जिसको बोल दिया जाता है, निगम को कॉरपोरेशन बोल दिया जाता है, तो भारतीय सामान्य बीमा कॉरपोरेशन की स्थापना, तो याद रखना है जो भी आपका नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है, 1972 में सामान्य बीमा कंपनियों का, तो तब ही इसका क्या किया गया था, आपका जो भारतीय सामान्य बीमा निगम है उसकी स्थापना की गई थी। और ये मैंने आपको लास्ट में बताया ही था कि 2000 में इराडा की स्थापना हुई थी, की गई, जिसने उसी वर्ष ये भी बताया था कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर थे उन्होंने मार्केट में स्टार्ट करी थी, ठीक है। तो जीवन बीमा और विदेशी कंपनियों को 26% की एक्सेप्टेंस जो है मिली थी। तो ये है आपका बेसिकली हिस्ट्री। यहाँ से होप सो कि एक दो जो है कोई ना कोई एक्ट या जो चीजें हैं वो पूछी ही जा सकती है कि कौन सी जो है, जैसे पूछ लिया लाइफ इंश्योरेंस कहाँ से आएगा, आपको पता है नॉर्मल सी है, कोई भी डेट होती है तो उसके अंदर से क्वेश्चन कि घुमा फिरा के चीजें कम पूछी जाती है और डायरेक्ट आपके जो डेट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा इस पे जो है हमें एक वीडियो बनाई लेनी चाहिए। तो होप सो आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना जो भी सजेशन है वो आप डाल सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके देन, थैंक यू।